स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और इकॉनमी टुडे में आज एक बार फिर से जीएसटी के मुद्दे को उठाएंगे और सीधे आपसे भी जुड़ते हुए आज आपके सवाल हम लेंगे। हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है, तो ट्विटर और जीमेल दोनों ही जरियों से आप जीएसटी के बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको पता है लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि अब संसद से जीएसटी के 4 विधेयक जो सप्लीमेंट्री जो कानून है वो पारित हो चुके हैं और अब जो अगला कार्यक्रम है वो अब एसजीएसटी को तमाम राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना है। और जीडी लोहानी साहब हैं जो कि कमिश्नर हैं सीबीईसी में, आज हमारे साथ स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास इकॉनमी टुडे। और 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू करने की दिशा में देश एक कदम और आगे बढ़ गया। जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयकों को राज्यसभा ने कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने इन चारों विधेयकों को बिना किसी संशोधन के लोकसभा को वापस लौटा दिया, जिससे एक बार फिर से साफ हो गया है इस अहम आर्थिक कानून पर देश में पूरी तरह से आम सहमति कायम है। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी को लागू करने की दिशा में देश एक कदम और आगे बढ़ गया है। जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को राज्यसभा में चारों विधेयकों पर लंबी बहस के बाद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने संशोधन पेश किया, जिसे राज्यसभा ने खारिज कर दिया। हालांकि चर्चा के दौरान टीएमसी समेत सभी दलों ने जीएसटी को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका समर्थन किया। कांग्रेस ने तो बिल के समर्थन में अपने संशोधन भी वापस ले लिए। जीएसटी काउंसिल इज अ वेरी गुड आइडिया, the way it has been composed and the way it expresses itself, no doubt about that, and full credit to the finance minister for making it happen. There is no amendment. And it supports the federal structure. The former Prime Minister Dr. Manmohan Singh has advised me not to move this amendment in keeping with the spirit of consensus, to maintain the federal framework, to give respect to the GST Council. I am not moving this amendment at all. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा का जवाब देते हुए जीएसटी के फायदे गिनाए। वित्त मंत्री ने जीएसटी को एक क्रांतिकारी बिल बताते हुए कहा कि ये सभी को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में संघीय ढांचे का खास ध्यान रखा गया है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच टकराव न हो। The GST Council effectively is India's first federal institution which is functioning, and therefore we have been careful enough in the GST Council and we have tried to reach a consensus on every issue and we have consciously avoided a vote. वित्त मंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट को जीएसटी में लाने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ और राज्य इस पर बाद में फैसला करेंगे। राज्यसभा में पारित होने के बाद चारों विधेयकों यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, सीजीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी आईजीएसटी, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी यूटीजीएसटी और राज्यों के मुआवजे को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद देश के सभी राज्य स्टेट जीएसटी विधेयक पास करेंगे और फिर पूरे देश में लागू होगी एक राष्ट्र एक टैक्स व्यवस्था। इस व्यवस्था से केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्यों में लगने वाले वैट सहित कई अन्य कर जीएसटी में शामिल हो जाएंगे। जीएसटी व्यवस्था में कर की दरों की बात करें तो 5 तरह की हैं: 0, 5, 12, 18 और 28%। खाने पीने की अहम चीजों पर 0% टैक्स होगा, जबकि नुकसानदेह या लग्जरी वाली चीजों पर अधिक टैक्स रखा गया है। सरकार जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कराने की तैयारी कर रही है। इससे न केवल आम लोगों को बल्कि कारोबारियों को भी काफी फायदा होगा। लोहानी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जो अगर तैयारियों की बात करें तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ा सा बैक एंड में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर हम सवाल लेंगे दर्शकों के। आप जब जीएसटी के संदर्भ में देखें तो फ्रंट एंड आपने देखा कि उसकी काफ़ी तैयारी हो चुकी हैं, एक्ट बन चुके हैं और अब केंद्र के जो एक्ट हैं वो पारित हो जाएंगे और उसके बाद प्रदेशों में भी वो पारित होंगे। जीएसटी का जो पीछे बैक एंड प्रिपरेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है ये एक हाईली ऑटोमेटेड टैक्स है। तो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है, एक सिस्टम नेटवर्क जो है वो एक तैयार हो रहा है। जीएसटीएन एक बॉडी है जो इस पर काम कर रही है। इसमें सरकार की और प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है। इसमें जब आप जीएसटी में देखेंगे, बिकॉज ये एक राष्ट्र एक कर प्रणाली है, तो सभी राज्यों और केंद्रों में जो
प्रोसेस होंगे, जो बिजनेस प्रोसेसेस होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। रिटर्न सारे ऑटोमेटेड होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटेड होगा, इंटरफेस टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम होने वाला है, मिनिमम इंटरफेस होगा, जब असेसमेंट होगा या इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होगी उसके अलावा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्रिपरेशन जो अभी चल रही है बैक एंड के हिसाब से, वो सिस्टम बनाने की, सिस्टम डेवलप करने की जो इसको ऑटोमेट कर सके सभी प्रोसेसेस को। और उसके अलावा हम लोग कुछ जो रूल्स आपने सुना होगा, जैसे कि 9 रूल बन चुके हैं, और इसके अलावा कई छोटे रूल जो हैं वो बनने हैं। उनका बनना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप एडवांस रूलिंग की बात करें, एडवांस रूलिंग को आना है, या आप अगर ई वे बिल की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट में अगर बैरियर जाते हैं, नाके जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए रूल आने हैं। उन रूलों पर काम चल रहा है, वो अगले 15 दिनों में बन जाने चाहिए। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो होगा वो होगा कि रेट क्या लगेंगे जीएसटी में, रेट का निर्धारण कैसे होगा। अभी तक सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि कुछ जो आज जो स्लैब हैं, और स्लैब इस तरह से निर्धारित किए गए हैं कि जो आज जिस तरह का लगभग रेट लगता है केंद्र और प्रदेशों में मिलाकर, वो रेट आपका जीएसटी आने के बाद उन सभी वस्तु और सेवाओं में वही लगभग कर की रेट रहे जो आज है। लगभग मतलब उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है या फिर उससे कम होने की उम्मीद है ऑन एन एवरेज, क्योंकि उसका लोग आकलन कई कीमतों के लिहाज से करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, हाँ देखिए, अगर आप इस हिसाब से देखें कि अब आपको इन 4 स्लैब्स में सबको फिट करना है, तो ये फिटमेंट की एक्सरसाइज है जी। नाउ जब आप फिटमेंट करेंगे तो काफ़ी नेचुरल है कि कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर 14 में आती हैं अभी, तो वो 12 पर जाएंगी, ठीक है। और अगर वो कुल मिला के सोचिए कि आज के रेट सेंटर और स्टेट का मिला के 16 है, तो वो 18 पर जाएगा। तो इस तरह के आप चीज़ें समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाएंगी, बट लगभग उसी बैंड में रहेंगी, जैसा वित्त मंत्री ने कल बताया। सो ये एक्सरसाइज फिटमेंट की इस तरह से है। और सेवाओं में, क्योंकि सेवाएं अभी 15% पर है, सेवा का 15% का रेट नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ सेवाएं 12 पर या अधिकतर 18 पर जाएंगी। अच्छा, चलिए, तो आप कम से कम ये बता रहे हैं कि कुछ सर्विसेज को 12% में भी डाला जा सकता है। अब आपने एक जो कंपोजिट लेवी वाला जो रूल बनाया है, जिसमें कि आपने 50 लाख के टर्नओवर वालों को छूट दी है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आपने कुछ वक्त दिया है? जो कारोबारी हैं वो अपने आप को कैसे तैयार कर पाएँ, क्योंकि आप कह रहे हैं जीएसटी नेटवर्क तैयार हो रहा है, आपका जो सिस्टम है, स्टेट का जो वैट का सिस्टम है, वो सब जीएसटी नेटवर्क पे आ जाएगा। एक कारोबारी को किस तरह से इसकी शुरुआत करनी चाहिए अपनी तैयारी की? हाँ, अभी आप अभी देखिए कि जीएसटी आते समय 2 तरह के कारोबारी हैं। एक जो अभी काम कर रहे हैं, जो केंद्र में रजिस्टर्ड हैं, प्रदेशों में रजिस्टर्ड हैं। जीएसटीएन की तैयारी इतनी, रजिस्ट्रेशन सिस्टम उनके प्रोसेस बन चुके हैं और माइग्रेशन की एक्सरसाइज चल रही है। उसमें जो कारोबारी अभी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अपना माइग्रेशन करवाएं, अपनी प्रक्रिया शुरू करें रजिस्ट्रेशन की। उनको जीएसटीएन के थ्रू, जो कि केंद्र सरकार और और राज्यों के माध्यम से उनको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे दिए गए हैं। अब उन्होंने इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से उनको जीएसटीएन पे लॉगिन करना है और अपना प्रक्रिया शुरू कर देनी है। अच्छा, वो सारी सिस्टम आधारित प्रक्रिया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देनी है और उनको एक अभी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल रहा है, और जिस समय जीएसटी आएगा उससे कुछ दिन पहले या उस समय उससे एक सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले उनको एक जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। जो नए कारोबारी हैं, जो अभी जीएसटी में नहीं है, अभी की कर व्यवस्था में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, और जीएसटी में वो सिस्टम के अंदर आने वाले हैं, उनके लिए जब कर का रेट डिसाइड हो जाएंगे और उनके जो सेवाएं और वस्तु हैं वो अगर जीएसटी के अंतर्गत आते हैं और उसमें टैक्स लग रहा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा और इनफैक्ट वो कुछ जानकारी देके अपना जीएसटीएन ले पाएंगे, और बाकी जानकारी देने के लिए उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा, जो नए करदाता जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए काफी समय है उनके लिए। मतलब Mr. Lohan, now you're talking about the registration process, but then
The challenge still remains for the many companies, in fact, especially from the consumer goods sector. Those people coming up with concerns saying that they need a wider window for them to get prepared for themselves for the rollout of GST. In fact, certain technological readiness takes some time. That's what their argument is. How is government buying? I mean, government trying to show a solution to this sort of a problem which these people are projecting? Now look at this, how this process has evolved. GST is being discussed for quite a long time, and we had done our groundwork, and the laws were placed in the public domain. In fact, last time they were placed in the last week of November. So law is almost there, processes are there, written formats have already been placed in the public domain. And we have been telling that this is the time frame in which it will come. So of course, as I told you, that this is highly automated process, and processes are system driven. So preparedness is required. But since the interactions were going on with the trade, we were interacting with them, stakeholder consultations were happening. All those things were simultaneously happening when we were working with GST and when we were preparing for GST. So we feel that now that almost law is final, crucial rules have been finalized, they are in public domain, they are aware. Certain preparation which are required can be done by the industry. True. Right. And if there are some hiccups, because this is a big change, big reform. Absolutely. So it's likely that some hiccups would be there, some problems, teething problem may be there in transition and all. So there are ways with the GST Council, with the tax administration, that the concerns are taken care then there when these problems come. But we feel that industry should be able to prepare in next 3 months. So that means, like, from the technological readiness point of view, but in fact, certain experts are also saying that these people should have to take this enterprise resource planning sort of a softwares. What kind of support can these people expect if they have to prepare from the GST and from the government point of view, and such as for the technological readiness? See, GSTN on its part is working on the back-end processes and front-end processes also. And then there are other mechanisms which are being provided, like for example, GST Suvidha providers, right? So those people who are taking some time for to developing their system and all, that they can avail the services of Suvidha providers. Suvidha provider is an go-between the government, GSTN and the taxpayer. Okay. Right. And they will be provided the software and they certain hand-holding by GSTN as well. Though they will be doing some work on at their end, but GST would be training them. GSTN would be training them. CBEC would be training them. States will also be interacting with them. So there are GST Suvidha provider is one where services can be availed of, and then there are government is also planning to have facilitation centers. Okay. So suppose you want to go for compliance of GST processes, say for example return filing. These facilitation centers as well as Suvidha provider would be there to help the taxpayer, right? And then there is obviously concept of TRPs and all those who would be helping in preparation of returns and all. So this gives, to begin with, enough help in the way of hand holding, and so also facilitating in compliance with the GST requirements. चलिए रोहानी साहब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो ट्विटर और जीमेल के जरिए हम तक सवाल पहुंच रहे हैं उनको लेंगे. साथ ही साथ ये जो चर्चा है वो लगातार जारी है. देखते रहिए इकोनॉमी टुडे. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks.
Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We are getting in questions on our social networking handles Gmail and Twitter. Let's quickly have a look at these questions. Mr. Lohani will be answering those questions. We try to take the questions back to back. At least 3 questions Mr. Lohani can answer those questions. Let's have a look at these questions now. The first question is on Gmail. This is by Nikhil Avasti. Due to the implementation of GST, is there any loss in the revenue for the, per se, from the government point of view? This first question. Let's take the other question as well. The other question is on Twitter handle. This question is in Hindi by Akhil Sharma. In fact, the second question says, what exactly would be the benefits for the middle class people? मध्यम वर्गीय परिवार को किस प्रकार से लाभ होने की उम्मीद है? चलिए ये दोनों सवाल ले लेते हैं, रेवेन्यू लॉस के ऊपर और मिडिल क्लास इनकम. GST, as you see, is a game changer. Now, what GST envisages is that the taxation regime would be comprehensively covering the goods and services sector. What does that mean? That means that, if the sectors are covered, exemptions are minimum, then of course revenue collection would be more from those sectors which are not contributing right now because of various exemptions, because of non-coverages. So if you look at it from that point of view, the exercise in GST not only help the taxpayer, the trade in the form of one country, one market, but also revenue by increasing the tax efficiencies and garnering more revenue because of higher compliances. So what we envisage is that GST should not be a revenue losing proposition. As of now, the thinking is that the rates are to be built in such a way that it is a revenue neutral rate kind of thing, and we collect as much revenue as we are collecting right now. And in fact, you may have seen that there is Compensation Act also. True. It says that because states are to be compensated for any revenue loss which occurs to them, so that has to be collected by way of cess on certain commodities. So overall, if you see the scheme of things, the way it is being designed is that it is envisaged that we collect as much revenue as we are collecting. सेस आप पहले लगा देंगे रेवेन्यू, क्योंकि लॉस तो बाद में रिपोर्ट करेंगे जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं? नहीं, सेस देखिए कुछ कमोडिटीज़ में तो आप ये देखिए कि अभी का जो रेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप सिगरेट को लें, टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, और जो जीएसटी के रेट्स हैं वो तो 4th स्लैब में हैं. तो उस तरह की कमोडिटीज़ में तो आप देखिए कि अगर आपको वो रेवेन्यू चाहिए जो आज आप कलेक्ट कर रहे हैं, सो उनमें तो आपको डे 1 से सेस लगाना पड़ेगा, बिकॉज सेस की प्रक्रिया से आप उतना सेस ले रहे हैं जो आप आज के रेवेन्यू की भरपाई हो पाए उस तरह से. हाँ, इन केस अगर कंपनसेशन आपको कम देना पड़ा, मतलब सेस ज़्यादा कलेक्ट हो गया, फिर उसका क्या होगा? तो वो डिवॉल्व होगा, वो हाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा, और वो एक जो बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा सेस का हिस्सा. ओके. और एक सवाल था कि जो मिडिल क्लास के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इस तरह के कर सुधारों के साथ क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी आती है. ट्रांसपेरेंसी आने का मतलब यह है कि आपको एक वस्तु पे एक टैक्स लग रहा है. अभी क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स है, सेंटर अलग टैक्स लगाता है, स्टेट्स अलग टैक्स लगाते हैं. अब मान लीजिए मैं एक टीवी लेने जाता हूँ, केंद्र सरकार उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाती है, लेकिन अगर आप टीवी लेने जाते हैं या मैं लेने जाता हूँ, तो जब जो मुझे इनवॉइस दी जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना लगा है, क्या लगा है, बिकॉज दीज आर हिडन टैक्सेस. Similarly, service tax imposed at various point in time is not shown by the retailer. So what you see in your documents is the, say, last point VAT rates. बिल्कुल. So एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है आप कितना टैक्स दे रहे हैं. और दूसरी बात यह है कि बिकॉज अभी के मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस में क्या होता है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है. से फॉर एग्जांपल मैंने 16% एक्साइज ड्यूटी ली, उसके ऊपर उन्होंने वैट लगाया स्टेट ने, तो उस पर भी आप वैट दे रहे हैं. सिमिलरली CST लगा, उसके ऊपर भी वैट लग रहा है. सर्विसेज कंज्यूम हुई, उसका क्रेडिट नहीं मिला, उस पर भी टैक्स लग रहा है. तो टैक्स ऑन टैक्स लगने की वजह से एक आर्टिफिशियली चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, बिकॉज वो जो निर्माता है उसका उद्देश्य नहीं है कि वो टैक्स उसको गार्नर करे, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट
those revenues are going to the government, but because tax is on taxes and because of non-efficiency of the SANVAT system, ITC system, artificially rate jack हो जाते हैं because of the taxes. Now in GST में क्या होने जा रहा है कि एक वस्तु पर एक कर लगेगा, कर आपको दिखेगा, जो कर की रेट है निर्धारित होगी, पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है आपको कितना कर देना है, और कर के ऊपर कर नहीं लगने से निश्चित तौर से जो निर्माता का मूल्य है जिस पर वो काम कर रहा है वो नीचे आएगा. सो ऑल इन ऑल मध्यम वर्ग को फायदा होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किसका सवाल है. जीमेल और ट्विटर के जरिए हम लगातार सवाल ले रहे हैं. अगले सवाल पे आते हैं. जीमेल के जरिए ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है. What will be the impact of GST on states in short run if once it is implemented, along with small traders in farming, especially in the countryside? So it could be said that the GST impact on the farming and agriculture sector. Right. देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अभी एग्जेम्प्ट हैं वो काफ़ी तौर पे सब एग्जेम्प्ट ही होंगे बिकॉज द वे GST सिस्टम इज बीइंग बिल्ट इन, GST रेट्स आर बीइंग डिजाइंड. उद्देश्य ये है कि जो रेट अभी लग रहे हैं, जो टैक्स अभी लग रहा है उससे ज़्यादा ना लगे, उतना ही उसी रेट पर रहे. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ मतलब ज़्यादातर जो है वो एग्जेम्प्ट में रहेंगे, 0% टैक्स रहेगा. कुछ मान लीजिए कैश क्रॉप है या कुछ है उसमें जिसमें स्टेट टैक्स लगाते हैं, उसमें टैक्स लगता भी है. तो ये एक व्यवस्था ये है लॉ में कि जो किसान है, जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा. ओके. सो अगर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो उसको जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वो भी नहीं है. और उसके बाद जो टैक्स अगर लगता है तो जो खरीद रहा है उस पर वो एज खरीदार जो है वो टैक्स भर देगा कुछ जगह कमोडिटी जहाँ टैक्स लगेगा. तो अब एक फार्मर के हिसाब से देखिए तो उसको उसके लिए कोई व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ है, जो जैसे वो अभी है वैसा ही रहेगा. और स्मॉल ट्रेडर? और स्मॉल ट्रेडर के लिए अगर आप देखें तो स्मॉल ट्रेडर में 20 लाख तक आपको कुछ नहीं करना है, एग्जेम्पशन है. दैट मीन्स 20 लाख तक आप अगर ऐसी वस्तुएं भी बनाते हैं या ऐसी सेवाएं भी देते हैं जिसमें टैक्स लग रहा है, उसको आप टैक्स नहीं देना है बिकॉज उसमें एग्जेम्पशन है. रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है. टर्नओवर आप कैसे सर कैलकुलेट करेंगे? टर्नओवर के लिए जो आपने ये कानून बनाया गया है, जो CGST एक्ट है, उसमें टर्नओवर को डिफाइन किया गया है कि आपके जितने भी जो भी आप माल बनाते हैं या जितनी सेवा करते हैं उनकी जो वैल्यू है, और जिस तरह की सारी वैल्यू को समायोजित किया जाएगा और टर्नओवर पिछले साल का जो टर्नओवर है वो देखा जाएगा. तो इनिशियल ईयर्स में आप टर्नओवर अपना डिक्लेयर करेंगे बिकॉज GST का टर्नओवर नहीं है. जो भी आप टर्नओवर अगर आप रजिस्ट्रेशन में नहीं थे तो यू विल डिक्लेयर योर टर्नओवर एंड वील गो बाय दैट. अब 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन हो गया. 20 लाख से 50 लाख तक आपको जो कर देना है वो एक टर्नओवर टैक्स है. स्मॉल परसेंटेज ऑफ टर्नओवर व्हाट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर डूइंग. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग यू विल गिव ओनली 2%, ट्रेडर ओनली 1%. सो इस तरह के कंपोजिशन रेट हैं. इसलिए छोटे करदाताओं का इन चीज़ों के लिए काफ़ी ध्यान रखा गया है. अगर छोटा करदाता चाहे कि वो टैक्स भरेगा बिकॉज उसको अपनी क्रेडिट चेन पूरी कंप्लीट करनी है, आगे टैक्स को पास ऑन करना है बिकॉज उसका इनपुट का टैक्स है, तो वो वॉलंटरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले सकता है. तो करीब 50 लाख में से कितने ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा ये कंपोजिट लेवी का? देखिए नंबर तो वर्कआउट करना मुश्किल है, बट जो टोटल ट्रेडर्स हैं जो आज रजिस्टर्ड हैं उसके करीब मोर देन 50%. अच्छा. उनको ये एग्जेम्पशन मतलब वो इसमें आते हैं. Let's take a look at other questions as well. We're getting on our social networking handles. Let's take 2 questions back to back on Gmail handle. We have the third question on Gmail handle is by Soumya Pandey. How will GST help in formalizing the Indian economy? This is the first question. Let's have a look at other question as well. This question is by Rahul Kushwaha in the second Gmail question. And that question is how will GST initially impact exports and imports? That's his next question. Mr. Lohani, if you can answer both the questions. First one is how will it formalize the Indian economy? And the other question is how will it impact exports and imports? Right. GST is a game changer insofar as economy is concerned by way of creating a common market across the nation. What does that mean? It means that the business is able to take their decision not on the basis of tax structures, not on the basis of what states are doing, but on the basis of what is good for him. Because tax structure and other impediment by way of NACAs and all would not be a deciding factor. So vertical अगर आपको expansion करना है and horizontal expansion करना है, scaling करनी है, both ways you can decide.
and that will help in big way in logistic, big way in warehousing, big way in making business decision or as to where you want to set up your entity, because now the market is common. One estimate says that even the transportation time itself, when GST comes, because of these barriers going on, because states are not checking the goods and commodities and the artificial barriers are not there, the transportation times reduced by 1/3. And that means the efficiency, that means just-in-time inventory, that means just-in-time warehousing, and that means you can go for big warehouses. So this is a big change, and this change will overall impact the economy, overall impact the goods and service providers. So this is a very positive impact. The other aspect which has been raised is that what happens to the import and export, right? Now look at the import. Import again now these at present suffers from the such duties. Say for example, additional duties of customs are there which are in lieu of VAT. What happens is that these are not creditable in the sense that these are cost to the importer. Now in GST, only besides customs duty, we levy only IGST, which is a pass-through tax. True. They can take credits and all. So life becomes very simple for the importer as well, in that sense that there is a transparency in the tax regime. You pay that IGST tax on the imports beside customs duty or beside other customs duty, whatever are there, and take credit whenever you are selling in the market. So these can be passed on. So import otherwise per se is a very is affected only to that extent that now your taxes are passed through and the process remains the same. और रेट ऑफ IGST कितना होगा सर जो इस पे इम्पोर्टेड ड्यूटी पे लगेगा? इम्पोर्टेड रेट ऑफ IGST जो डोमेस्टिक सप्लाई पे लगता है वही रेट ऑफ IGST लगेगा इम्पोर्ट पे. फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से महाराष्ट्र बेच रहे हैं उसमें जो IGST लगता है एक कमोडिटी पे, इंपोर्ट का रेट भी, इंपोर्ट के IGST भी उसी तरह से होंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में उस सप्लाई पे लगते हैं. सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है. लोहानी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे क्योंकि जो सवाल हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में जितना कोशिश हमने की कि आपके सवालों को ले पाएँ, और अगर GST के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम लगातार इन पर प्रोग्राम्स के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी मुश्किलों को दूर करते रहेंगे. Well, before we wind up, let's have a look at the market updates. BSE Sensex down by almost 77 points at this level, at this moment, 29,851 levels. And Nifty also showing similar trends, down by 27 points. Well, that's all in Economy Today and Business Morning. So stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar.